ईरान इजरायल युद्ध के दौरान अमेरिका ने अपने 1/4 ठाड मिसाइलों का किया इस्तेमाल। अब अमेरिका के पास हो गई इंटरसेप्टर्स की भारी कमी। चौंकाने वाला रिपोर्ट आया सामने। अगली खबर में आपको बताएंगे इजरायल के अंदर से उठी आवाज, गाजा युद्ध को रोकिए वरना दुनिया इजरायल को कर देगी अलग थलग। इसी के साथ आपको बताएंगे चीन में बाढ़ और भूस्खलन से 34 की मौत, 80,000 लोगों का किया रेस्क्यू। और साथ में आपको बताएंगे रूस ने दी अमेरिका को धमकी, हम इजरायल या ईरान नहीं हैं। आखिर क्यों कही ये बात? दोस्तों खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले जो भी साथी चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों CNN की रिपोर्ट के मुताबिक जून में ईरान और इजरायल के बीच 12 दिन के जंग के दौरान अमेरिका ने 100 से 150 ठाड यानी जिसका पूरा नाम है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मिसाइलें दागी, जिनमें से हर एक की कीमत करीब $12.7 मिलियन, लगभग 110 करोड़ रुपए है। रिपोर्ट में बताया गया कि इतनी बड़ी संख्या में मिसाइलें इतने कम समय में इस्तेमाल करना प्रोडक्शन की क्षमता से कहीं ज़्यादा है। अमेरिका ने पिछले साल सिर्फ 11 ठाड इंटरसेप्टर बनाए थे और इस साल 12 बनाए जाने की उम्मीद है। पूर्व अमेरिकी सैन्य अधिकारियों और मिसाइल विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस भारी उपयोग से अमेरिका की अपनी सुरक्षा पर खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि अब उसके पास पर्याप्त मिसाइलें नहीं बची। एक मिसाइल विशेषज्ञ ने कहा, ठाड मिसाइलों के खर्च को लेकर जो रिपोर्ट आ रही है वो बेहद चिंताजनक है। अमेरिका इस तरह लगातार मिसाइल खर्च करने की स्थिति में नहीं है। इजरायल की मदद के लिए ये एक बड़ा कमिटमेंट था, लेकिन मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर्स की क्षमता एक गंभीर चिंता का विषय है। ठाड एक बहुत ही दुर्लभ संसाधन है। पूर्व अमेरिकी रक्षा अधिकारी मारा कार्लिन ने कहा कि फिलहाल सरकार एयर डिफेंस सिस्टम की भारी कमी से जूझ रही है। हर अहम इलाके में इसकी ज़रूरत है, लेकिन इंटरसेप्टर्स, सिस्टम और काम करने वाले लोग तीनों ही कम हैं। उन्होंने ये भी कहा, आपके पास एक ऐसी चीज़ है जो बेहद ज़रूरी है, लेकिन उसकी भारी कमी भी है। ज्यूश इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी ऑफ अमेरिका के विदेश नीति निदेशक एरी सिसुरेल ने अनुमान लगाया कि मौजूदा उत्पादन दर के अनुसार ठाड मिसाइलों का भंडार दोबारा भरने में 3 से 8 साल लग सकते हैं। उन्होंने कहा, अमेरिका और इजरायल दोनों के पास अब इंटरसेप्टर्स की भारी कमी हो गई और दोनों को फौरन उत्पादन बढ़ाना होगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी गुरुवार को चेताया था कि अमेरिका के मिसाइलों के भंडार में चिंताजनक गिरावट आई है, खासकर इजरायल को ईरान के जवाबी हमलों से बचाने की कार्रवाई के बाद। दरअसल 13 जून को इजरायल ने ईरान पर हमला शुरू किया, जो कि बिल्कुल भी उकसावे के बिना था। इस हमले में कम से कम 1064 ईरानी मारे गए, जिनमें सैन्य कमांडर, परमाणु वैज्ञानिक और आम नागरिक शामिल थे। इसके जवाब में ईरान ने इजरायल और अमेरिका पर ज़बरदस्त जवाबी कार्रवाई की। अमेरिका ने भी युद्ध में कूदते हुए ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बमबारी की, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन था। ईरान ने बदले में इजरायल के कब्जे वाले इलाकों और कतर में स्थित अमेरिका के सबसे बड़े वायुसेना अड्डे अल उदीद पर मिसाइलें दागी। 24 जून को ईरान की जवाबी कार्रवाइयों के बाद आखिरकार अमेरिका और इजरायल को पीछे हटना पड़ा और जंग पर अस्थायी विराम लग गया। वहीं दूसरी ओर दोस्तों अब खुद इजरायल के भीतर से आवाज़ उठने लगी है कि गाजा की जंग अब बंद होनी चाहिए। दरअसल इजरायल के विपक्ष के नेता याइर लेपिड ने सोमवार को सरकार पर कड़ा हमला करते हुए कहा है कि ये सिर्फ एक सैन्य या राजनीतिक नहीं बल्कि पूरी तरह से रणनीतिक असफलता है। याइर लेपिड ने कहा, अगर गाजा में यह जंग नहीं रोकी गई तो हमारे कैदी वापस नहीं आएंगे और इजरायल को और सैनिक खोने पड़ेंगे, इंसानी तबाही और बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात है दुनिया के सभी दरवाजे इजरायल और इजरायली नागरिकों के लिए बंद हो जाएंगे। लेपिड का साफ कहना है कि अगर इजरायल की सरकार ये युद्ध रोक दे तो 2 बड़े फायदे होंगे। पहला, हमारे बंधक यानी कैदी वापस आ जाएंगे। दूसरा, एक ऐसी युद्ध बंद होगी जो हमें कहीं नहीं ले जा रही है। लेपिड ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को घेरा, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में युद्ध अपराधों के लिए आरोपी है। उन्होंने कहा, नेतन्याहू की सरकार अब खुद नहीं समझ पा रही कि वो सैनिकों की लगातार मौत को कैसे सही ठहराए। हमें अब एक ऐसे समग्र डील की ज़रूरत है
जिसमें जंग खत्म हो और सारे कैदी वापस आएं। लेपिड ने कहा, गाजा की ये सैन्य कार्रवाई अब पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। हमने खान यूनिस को चौथी बार कब्जा किया, जबालिया को तीसरी बार, लेकिन हर बार हम निकलते हैं और कुछ दिन बाद हमारे से फिर से लौट आती। सड़कों और घरों पर फिर से उसका कंट्रोल हो जाता है। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल गाजा में जो कार्रवाई कर रहा है उसे नरसंहार कहा जा रहा है। इजराइल ने सैकड़ों हजारों लोगों को मार डाला, भूखमरी फैलाई, घर तबाह किए और जबरन लोगों को उजाड़ा गया, जिसको लेकर पूरी दुनिया में इजराइल की आलोचना हो रही है। यहाँ तक कि उनके दोस्त भी अब उनके खिलाफ बोल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, चीन की राजधानी बीजिंग और आसपास के इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ से अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकारी टीवी चैनल CCTV के मुताबिक बीजिंग के म्यून जिले में 28 और यानछिंग जिले में 2 लोगों की जान गई और ये दोनों इलाके शहर के बाहरी हिस्सों में स्थित है। बाढ़ के चलते बीजिंग से 80,000 से ज़्यादा लोगों को निकाला गया है। इनमें से करीब 17,000 म्यून जिले से हैं। लगातार बारिश की वजह से बीजिंग के कुछ हिस्सों में मंगलवार सुबह तक 30 सेंटीमीटर तक पानी गिरने की संभावना जताई गई थी। बीजिंग से लगे हपीई प्रांत की लुआनपिंग काउंटी में सोमवार को भूस्खलन हुआ। इसमें 4 लोगों की मौत हुई और 8 लोग लापता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इलाके में नेटवर्क बंद है और संपर्क साधन मुश्किल हो गया है। बीजिंग प्रशासन ने सोमवार रात 8 बजे टॉप लेवल इमरजेंसी रिस्पॉन्स जारी किया। इसके तहत सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। निर्माण कार्य और बाहरी गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है। चीन सरकार ने हपीई प्रांत को 50 मिलियन युआन की इमरजेंसी सहायता भेजी है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, रूस और अमेरिका के बीच टकराव अब और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला बोला है। मेदवेदेव ने ट्रंप की हालिया धमकी का जवाब देते हुए कहा, हर नया अल्टीमेटम एक धमकी है और ये यूक्रेन या रूस के बीच नहीं बल्कि सीधे अमेरिका और रूस के बीच की जंग की ओर इशारा करता है। उन्होंने आगे कहा, रूस ना तो इजराइल है और ना ही ईरान। उन्होंने पिछले महीने इजराइल और ईरान के बीच हुई जंग की ओर इशारा किया, जिसमें अमेरिका ने इजराइल की मदद में ईरान पर हमले किए थे। मेदवेदेव, जो कि 2008 से 2012 तक रूस के राष्ट्रपति रहे, आज भी मॉस्को में एक प्रभावशाली नेता है। वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष है और पुतिन के करीबी माने जाते हैं। मॉस्को में उनकी बातों को गंभीरता से सुना जाता है। दरअसल दोस्तों, ट्रंप ने रूस को यूक्रेन के साथ युद्ध रोकने के लिए 50 दिन की डेडलाइन दी थी और कहा था कि अगर रूस नहीं माना तो उसके व्यापारिक साझेदारों पर भारी टैक्स लगाए जाएंगे। लेकिन अब ट्रंप ने इस डेडलाइन को और भी कम कर दिया है। उन्होंने कहा, अब ये 50 दिन नहीं बल्कि शायद 10 या 12 दिन ही होंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ मुलाकात में ट्रंप ने कहा, मुझे पुतिन से बहुत निराशा हुई, वो अब भी यूक्रेन में आम लोगों पर हमले कर रहा है। ट्रंप ने साफ कहा कि वो अब पुतिन से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। उन्होंने कहा, मुझे लगा था ये युद्ध खत्म होने वाला है, लेकिन हर बार जब मैं ऐसा सोचता हूं रूस और आम लोगों को मार देता है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। ऐसी ही मध्य पूर्व और दुनिया भर की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।